class. Good afternoon. What should I say? Okay. पेन बच्चे आ जाए, वेट करूं, स्टार्ट करूं? ठीक है। क्लास स्टार्ट करें? ठीक है। सो कल इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है ना? हाँ, तो आज हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पूरा ये अपना प्रोसेस रहेगा, ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पॉलिटी हमारा सेगमेंट है, उसमें आज की हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का आज हम एक ड्राफ्ट देखेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आज टॉपिक का नाम है भारतीय संवैधानिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है? जैसे हम एकदम से ग्रेजुएशन नहीं करते, ना एकदम से पीजी करते हैं, ठीक है? पहले हम 6 क्लास में होते हैं, फिर हम 8 क्लास में जाते हैं, फिर हम 10th के बोर्ड देते हैं, फिर 12th क्लास में आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाई और कोई भी बच्चा जो क्या है बीए फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है ना, ग्रेजुअली। ऐसी ही क्या है, भारत का जो आप आज संवैधानिक ढांचा देख रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बना है, बल्कि इसका डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, ठीक है? हाँ, उसी डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे कि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इंडिया का, ठीक है, वो कितने लंबे विकास का परिणाम है। ये हमें बताता है हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ठीक है? हाँ, सबसे पहले अपने यहाँ पे एक विशाल साम्राज्य था, वो था मुगल साम्राज्य। फिर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, धीरे धीरे उत्तल मुगल राज्य आए या फिर शासक आए। तो उसके बाद कोई भी अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य नहीं रहा भारत के अंदर। फिर क्या हुआ, वो था राजतंत्र के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर, जिसको हम क्या बोलेंगे, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद भारत के अंदर धीरे धीरे अंग्रेज आए, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद अंग्रेजों के जैसी और बहुत सारी कंपनी आई, आप सब जानते हो, हमारे यहाँ पे डच आई, फ्रांसीसी आए, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, डेनिश आए। तो धीरे धीरे ये विदेशी कंपनियां भारत में आई तो थी व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन फिर आप सब जानते हो ये हिस्ट्री का टॉपिक है ना, कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है? हाँ, तो अब हम 1765 के बारे में बात करते हैं। बक्सर का युद्ध हो चुका है। बक्सर के युद्ध होने के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है? हाँ, तो वहां से हम आज की हमारी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लास है ये हमारी 3 पार्ट में रहेगी टोटल। जो टॉपिक है इसको हम टोटल 3 पार्ट के अंदर पूरा समअप करेंगे। पहला आज का जो पार्ट होगा वो होगा हमारा 70-73 से लेके क्या आपका 70-58 तक, ठीक है, क्राउन रूल तक हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्ट, चार्टर एक्ट, जो भी अधिनियम लेके आए इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है? हाँ, तो पहले तो हम आज क्या देखेंगे, आज वाले पार्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके, ठीक है? हाँ, और जो आपका ये जो 1700
हाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके है ना 1858 में यानी कि 57 की क्रांति तक, ठीक है। हम आज ये पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। उसके बाद आप सब जानते हो संविधान सभा की स्थापना हुई, हमारे संविधान का निर्माण हुआ, देश आजाद हो गया। 50 में प्रॉपर हमने क्या कर दिया, भारतीय संविधान को लागू, ठीक है। और भारत क्या बन गया, एक संवैधानिक गणतंत्र, ठीक है। हाँ तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी क्लास के में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो भी आज तक इस टॉपिक से डिफरेंट वनडे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आज की हमारी क्लास का एक किस्म से ब्लूप्रिंट। हाँ जी 1858, ठीक है, समझ गए। हाँ अब ये टॉपिक है क्या, भारत के अंदर जो आज आप संविधान देख रहे हो, जो शासन व्यवस्था देख रहे हो, ठीक है, आप सब जानते हो हमारे यहाँ पे राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, राजाओं का इतिहास रहा है हमारा। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, अपने देश की जैसी शासन प्रणाली धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप की, विभिन्न एक्ट के थ्रू, विभिन्न अलग अलग कानूनों के थ्रू, अलग अलग टाइम पे, कोई 10 साल का एक्ट है, कोई 20 साल का एक्ट है, ठीक है। हाँ और ये टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का मिक्स एंड मैच है, समझ गए। अगर हम इसको हिस्ट्री के पर्पज से पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे हर काल के अनुसार वहाँ का उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, ठीक है। तो इस टॉपिक से थोड़ा सा हम सेपरेट होके हमारे पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। हमको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के अंदर मैंने आपको कल बताया था 90% टॉपिक क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी, संविधान का अध्ययन। तो संविधान का अध्ययन करने से पहले की इन 3 क्लासों में हम पढ़ेंगे कि ये संविधान का विकास कैसे हुआ अपने यहाँ, ठीक है। तो हमको इस टाइमलाइन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी तो ये है हमारी आज की क्लास का एक किस्म से ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप समझ गए मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सारी लाइनें बिल्कुल नहीं लिखनी, छोटे बच्चों की तरह जाता है जाती हूँ भी लिख रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं जो नोट करवाऊंगी बोर्ड के ऊपर उसके बुलेट्स पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है, लिखना है, ठीक है, ओके। सारा नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट, और यहाँ ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नोट्स आप क्या बनाओगे, बुलेट पॉइंट्स, जैसे कॉर्नर में लिख लिए एक्ट, और जो मैं आपको डिटेल बताऊंगी वो नीचे नोट कर लिया, ठीक है। हाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एक्ट, ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास की दिशा में सबसे पहला एक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल बोर होने की नीड नहीं है, ठीक है। हाँ एक्चुअल में क्या हुआ आप सब जानते हो, अंग्रेज क्या कर रहे थे, धीरे धीरे भारत के अंदर इस टाइम पे पैठ जमा रहे हैं। और थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे बहुत, जैसे टीपू सुल्तान की और अंग्रेजों का युद्ध चले हुए हैं, ऊपर से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के युद्ध चले हुए हैं। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं अंग्रेज, भारत के अंदर पैठ बना रहे हैं और साइड बाय साइड हमारे राजाओं को या विदेशी ताकतों को साइड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। क्यों है, पहला तो इसने शुरुआत की भारत के अंदर ब्रिटिश नियंत्रण की, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ पे आई, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब टैक्स वसूल करने का जो राइट होता है, ठीक है। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापारी थे वो साइड बाय साइड प्राइवेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, निजी व्यापार जिसको बोलते हैं। कंपनी का बिजनेस तो हो रहा है लेकिन वो कंपनी के व्यापारी साइड बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, उनके जो क्या है वो कर्मचारी हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, है ना। तो ये खबर ब्रिटेन में चली, वहाँ की संसद को। तो उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे प्रथम प्रयास है क्या, कंपनी की गतिविधियों को भारत में नियंत्रित करने के लिए। किसका, ब्रिटिश संसद का, ठीक है।
इसलिए जरूरी है। ये सबसे पहला प्रयास है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश सरकार की मान्यता से आई थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिकार पत्र। ब्रिटिश जो आपकी जो क्वीन थी, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र सौंप दिया था कि आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ब्रिटिश क्राउन का सबसे पहला प्रयास भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, वो क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर, आगे चलूं, ठीक है। तो अब इसके क्या थे प्रावधान, इसके प्रावधान क्या थे वो भी देख लीजिए। सबसे पहला प्रावधान क्या था, 1774 में, है ना, 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 कलकत्ता के अंदर। पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर। और इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस में तीन अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए, 4। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे, ये आप नोट करो, ठीक है। 1774 में इसी एक्ट के अकॉर्डिंग पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके अंदर टोटल 4 मेंबर थे, एक तो था मुख्य न्यायाधीश और 3 थे हमारे अन्य न्यायाधीश। और सबसे इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम है सर एलिजा एम्फे, ठीक है। हाँ, 3 इसके अंदर सदस्य थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या है कि अब से क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार की सारी जानकारी ब्रिटिश संसद को सौंपनी होगी, ठीक है। जो ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटिश क्राउन है, कंपनी अपने व्यापार की सारी जानकारी ब्रिटिश संसद को सौंपेंगी। एक किस्म से प्राइवेट बिजनेस के ऊपर इस एक्ट ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध, ठीक है। हाँ, तीसरा इसका क्या था सबसे बड़ा इसके अंदर प्रोविजन कि जो आपका बंगाल, सबसे पहले इनकी 3 जो क्या थी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल बिहार और मुंबई कलकत्ता और मद्रास, ठीक है, सॉरी, मुंबई कलकत्ता और मद्रास 3 इनकी प्रेसिडेंसी थी। अब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, ये जो आपकी कलकत्ता जिसको बोलेंगे बंगाली है वो, तो क्या हुआ कि जो आपका गवर्नर जनरल था उन दोनों प्रेसिडेंसियों को, मुंबई को भी, ठीक है, और मद्रास को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। और इस एक्ट के तहत एक पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल आया था जिसको हम बोलते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। नाम क्या है उसका, बहुत कॉमन है, क्या नाम है उसका, लॉर्ड माउंटबेटन। कहाँ हो आप, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, नहीं, डलहौजी भी नहीं है, कार्लिंग भी नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है क्या, नहीं नहीं नहीं, आप तो 1905 में चले गए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग्स, कंफ्यूज हो आप, मेरे को पता था आप एक तो कंफ्यूज हो भारत का पहला कौन था, एक आप कंफ्यूज हो बंगाल का पहला कौन था। तो इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला आता है, उसको क्या बोलोगे आप, लॉर्ड विलियम, अभी भी देख लो, क्रॉस चेक कर लो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये थे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। क्रॉस चेक करके बताती हूं मैं आपको, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गलत है आपका ये, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था क्रॉस चेक कर लो। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1773 का एक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर आ गई। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, जिसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हाँ जी। अब हम चलते हैं 1784। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअल में क्या हुआ, ब्रिटेन के उस टाइम पे तत्कालीन पीएम थे, ठीक है, उनका नाम था पिट्स। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ गया, है ना, पिट्स एक्ट। ठीक है, समझ गए। अब ये पिट्स नाम कहाँ से आया, उस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर जो वहां के तत्कालीन पीएम थे, ठीक है, उनका नाम था सर जॉन पिट्स। उनके नाम पे, क्योंकि ये जो आपका एक्ट है उन्होंने ही पेश किया था वहां की संसद में, तो क्या नाम पड़ गया, पिट्स एक्ट 1784। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्या है वो एक इसका पॉइंट इफेक्ट है, क्या है, भारत के अंदर कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए 2 प्रावधान अपनाए गए। पता है आगे क्या होगा, धीरे 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 जो ब्रिटिश क्राउन है ना, उसका सिकंजा कंपनी की गतिविधियों के ऊपर कसता जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहां से हमको 2 चीजें देखने को मिलती हैं, 2 प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। पहला प्रावधान तो है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा प्रावधान है हाँ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, और इसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हाँ, नियंत्रक मंडल। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया गया। पहला था उनकी क्या, प्रशासनिक गतिविधियां या राजनीतिक गतिविधियां, दूसरा था उनकी व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है, अब जो कंपनी का ये वाली जो संस्था थी, बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, कंपनी के सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखेगा। ठीक है, व्यापार संबंधी सारे मामले। ठीक है, ये पार्ट। दूसरा जो क्या है, नियंत्रक मंडल या फिर बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ये एक नई संस्था बनाई गई, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंपनी के सारे राजनीतिक मामलों को देखेगा। ठीक है, समझ गए। तो यहीं से हमको क्या सबूत मिलते हैं भारत के इस प्रशासनिक विकास के इतिहास के अंदर, क्या, डायरकी, द्वैध शासन प्रणाली के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के शासन के अंदर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हो गई। अब आगे आने वाले एक्ट्स में आप देखोगे ये द्वैध शासन कई बार शब्द आपके जो क्या है वो सामने आएगा, है ना, किसी में हटेगा और किसी में लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलूं, जो 1765 की मैंने आपको इलाहाबाद की संधि करवाई थी बक्सर के युद्ध के बाद, उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, और जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने क्या किया, डायरकी अपनाई, द्वैध शासन अपनाया। कैसे, जो वहां पे जो प्रशासन का जितना भी काम था वो दे दिया नवाब को, और जो राजस्व की वसूली, टैक्स कलेक्शन जिसको बोलते हैं, प्लस सैनिक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो रख ली अंग्रेजों ने अपने पास। ठीक है, तो 1765 से लेके 1772 तक ऑलरेडी, है ना, क्या चल रही है, डायरकी, द्वैध शासन। ठीक है, फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, इसमें और भी ज्यादा डायरकी को मजबूती से स्थापित किया गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे ज्यादा योगदान यही है कि इसने 2 बॉडीज बनाई, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिन्होंने कंपनी की गतिविधियों को, ये व्यापारिक मामले देखेंगे और ये देखेंगे राजनीतिक मामले, इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे एक्ट के ऊपर। अब क्या आएंगे, अब हमारा आएगा क्या, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793।
ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के अंदर जो व्यापारिक एकाधिकार थे, उस कॉन्ट्रैक्ट को 20 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब आगे आएंगे 4 चार्टर एक्ट। ठीक है, 4 हमारे क्या आएंगे चार्टर एक्ट, जिसमें एक तो हमने पढ़ लिया है 1793 का। अब हम आते हैं 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट है ना 1813 के अंदर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, पहला इसका प्रोविजन क्या है कि भारत के अंदर, ठीक है, जो ईसाई धर्म मिशनरी है, ईसाई धर्म प्रचारक, उनको भारत में आके धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। ठीक है, समझ गए कि आज से आप इंडिया में आइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तब से ही हम देखेंगे भारत के अंदर ईसाई धर्म का धीरे धीरे आगमन शुरू हो जाता है और कन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला इसका ये था प्रावधान। दूसरा इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये कहा कि हम तो बड़े उदार सोच वाले जो क्या है वो व्यक्ति हैं, हम तो कानून के शासन में बिलीव रखते हैं और इंडिया में क्या है कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भारत को सभ्य बनाएंगे। ठीक है, इनको मॉडर्न बनाएंगे, ये क्या है बर्बर हैं। तो क्या हुआ, आज से हम भारत की शिक्षा के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये कहा अंग्रेजों ने। और ये कहा आज से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि जो है प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेज खर्च करेंगे। ठीक है, भारत में शिक्षा के विकास में, शिक्षा के विकास में अंग्रेज खर्च करेंगे। एक इसका प्रावधान ये था। अब इस 1 लाख रुपए वाली बात से एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, वो था क्या, प्राच्यवादी और पूर्ववादी। ठीक है, 2 दल बन गए भारत के अंदर। अब ये बहस छिड़ पड़ी कि इन 1 लाख रुपए को भारतीय शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे या यूरोपीय शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, वो धड़ा जो चाहता था कि भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा आए ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस 1 लाख रुपए को भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसके ऊपर खर्च करो। ठीक है, और एक धड़ा वो था जो चाहता था कि भारत के अंदर जो हमारी ओरिएंटल एजुकेशन है, जिसको हम बोलेंगे पूर्व की जो शिक्षा है, हमारी खुद की परंपरागत शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसके ऊपर खर्च किया जाए। ठीक है, तो यहीं से पूर्व वर्सेस प्राच्य विवाद की जो क्या है वो शुरुआत होती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तीसरा इसका प्रावधान क्या था 1813 वाले एक्ट में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक सेकेंड, व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली, उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 चीजें यहां छोड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली में। ठीक है, कि आप चाय प्लस चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अब हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार, इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो ट्रेड मोनोपोली थी कि हम ही सिर्फ व्यापार करेंगे, उसको खत्म कर दिया गया। और ये खत्म कैसे हुआ, दबाव में। क्या हुआ कि भारत के अंदर व्यापार करके कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही थी। अब ये सारी खबरें पहुंच रही ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन में जो और भी ट्रेड कंपनियां थी, उन्होंने अपनी महारानी के ऊपर दबाव बनाया कि मैडम हमको भी वहां जाके व्यापार करने की आप क्या दो, परमिशन दो। ठीक है, तो 1813 के एक्ट के बाद भारत में
है ना, औपनिवेशिक शोषण का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से औपनिवेशीकरण रफ्तार पकड़ लेता है। जो कॉलोनाइजेशन हो रहा था वो अब बहुत बड़ी तेजी से होगा, क्योंकि भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां थी उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए कि अब कोई भी आए और कोई भी यहाँ पे व्यापार कर सकता है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। समझ गए आप लोग? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक और पॉइंट अगर आपको कोई ध्यान में आ रहा है तो बता दो। भारत के अंदर और क्या हुआ था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया इन्वेस्ट करने में इंडिया के एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और ईसाई जो धर्म प्रचारक थे उनको छूट दे दी गई। और बताइए कोई पॉइंट आपके ध्यान में है तो, वरना फिर नेक्स्ट चार्टर अधिनियम के ऊपर हम चलते। ठीक है, वो जो आप कह रहे थे मैडम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, स्टार्टिंग में वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो भी आगे आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम आएंगे हमारे आई थिंक तीसरे चार्टर एक्ट। आपको पता है 20-20 साल के ड्यूरेशन में आ रही है, 20-20 साल की ड्यूरेशन में आ रही। 1793, 1813, अब आएगा 1833। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ था? ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ था, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, है ना, पूरे भारत का क्या बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसे बनने वाले पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये इस एक्ट के तहत बनने वाले क्या थे, पहले हमारे गवर्नर जनरल। ठीक है, ओके, पीट्स इंडिया एक्ट हमने देख लिया, कंपनी का हमने देख लिया, गवर्नर जनरल का ठीक लिया। ठीक है, हाँ, अब क्या हो रहा है, जो मैंने आपको 1813 के अंदर विवाद बताया था, पूर्व वर्सेस प्राच्य। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हो रहा है, दूसरा प्रावधान इसमें क्या है, जो हमारा गवर्नर जनरल था, ठीक है, एक गवर्नर जनरल और प्लस में 4 सदस्य, उनको मिला के 5 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल। ठीक है, एक तो गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य सदस्य, उनको मिला के इन 5 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई पीछे वाले एक्ट के तहत। अब इसमें क्या हुआ, एक नया मेंबर ऐड कर दिया गया जिसका नाम था विधि सदस्य। एक किस्म से ये एक लॉ मिनिस्टर की पोस्ट थी। ठीक है, विधि सदस्य को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, भारत के अंदर जो एजुकेशन को लेके चल रहा है विवाद, उसको खत्म करेगा। और उस महोदय का नाम क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये लॉर्ड मैकाले बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, जो आज आप इंग्लिश देखते हो इंडिया के अंदर हर जगह, वो इसी इंसान की देन है, लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले को 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के अंदर एक विधि सदस्य के रूप में जो क्या है, इनको स्थापित किया गया, शामिल किया गया। अब ये लॉर्ड मैकाले क्या करेंगे, अपनी एक थ्योरी लेके आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब क्या था, ये थ्योरी ये बात करती है कि भारत के अंदर हमको इंग्लिश बोलने वाले एक युवा वर्ग की आवश्यकता है, जो क्या करेगा, हमारे यहाँ क्लरिकल काम। ठीक है, यानी कि एजुकेशन पे जो 1 लाख रुपए खर्च करना था, वो आप क्या करोगे, इंडियन एजुकेशन को छोड़ के, है ना, क्या करोगे आप, यूरोपियन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर खर्च करोगे और एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दोगे इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क पैदा करे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड मैकाले को देते हैं। और लॉर्ड मैकाले अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए थे
ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लॉर्ड मैकाले मिनट्स। ठीक है, 1835 में वो लेके आए थे। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लो, 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले क्या लेके आए थे, अपना मैकाले मिनट्स। ठीक है, मैकाले मिनट्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, भारत के अंदर जो इंग्लिश एजुकेशन थी, है ना, उसका मैग्ना कार्टा। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन की इन्होंने इस एक्ट के तहत स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ठीक है, विधि आयोग हो गया। अब एक पॉइंट और मैं बता दूं, एक होती है कंपटीशन और एक होता है फेयर कंपटीशन। तो भारत के अंदर 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रयास किया गया था कि भारत के अंदर जो सिविल जो सेवक होते हैं, उस टाइम आईसीएस बोलते थे, जो आईसीएस अधिकारी होते हैं, है ना, इंडिया के लोगों को भी, इंडियंस को भी उस परीक्षा में बैठने का फेयर चांस मिले। ठीक है, तो 1833 के एक्ट में ऐसा करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लेकिन पीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके विरोध की वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि भारतीयों को, ठीक है, सिविल जो सेवक होते हैं उनकी भर्ती परीक्षा में समान रूप से बैठने का जो जो निर्णय है वो किस चार्टर एक्ट के, जो क्या है वो किस चार्टर एक्ट के अंदर किया गया। तो सबसे पहले वहां पे ये अपना पॉइंट देते हैं 1833 और हम वही लगाएंगे, बट नहीं, 1833 के चार्टर एक्ट में सिर्फ प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध की वजह से पास नहीं वो हो सका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या देखेंगे, कंपनी के व्यापारिक मामले, मैंने बताया था आपको। ठीक है, उनके विरोध की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ठीक है, और ये जो सिविल सेवकों की भर्ती परीक्षा में भारतीयों को बैठने का सपना था, ये और 20 साल खिसक गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्रयास हुए थे। और एक और क्या हुआ, 1833 के एक्ट के तहत एक प्रोविजन और क्या था, सती प्रथा भारत के अंदर क्या हो गई, समाप्त। कानूनी दृष्टि से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, कानून बना के। ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लॉ बना के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल बना था पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को, यानी कि अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत में विधि निर्माण करने का एकाधिकार दे दिया गया। ठीक है, यानी कि जो अब गवर्नर जनरल है वो पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया के लिए, पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए अब लॉ मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बड़ा शक्तिशाली बना दिया गया और संपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक उपाधियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, समझ गए। हाँ, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया की शुरुआत जिसको हम कहें वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत होती है। ठीक है, विधि निर्माण की शुरुआत, इसलिए चार्टर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या हुआ, सबसे अच्छी बात, सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के आधार पर बैठने का यहाँ पे जो क्या है वो आदेश दे दिया गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे इसको, खुली भर्ती प्रतियोगिता। खुली भर्ती प्रतियोगिता क्या है वो आयोजित की जाने लगेगी। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपको और बताऊं, 1854 के अंदर एक आयोग आता है, ठीक है, सिविल सेवाओं की भर्ती से जुड़ा,
भाई जब डिसीजन हमने दे दिया तो कैसे क्या होगा, कैसे भारत के लोग बैठेंगे, कैसे परीक्षा होगी, क्या उसके मापदंड होंगे, इसके लिए भी तो कोई कमेटी होगी ना। तो 1854 में भारतीयों की सिविल सेवा परीक्षा में भागीदारी को लेके ही एक 1854 में आपकी एक मैकाले समिति आती, ठीक है। 1854 में मैकाले समिति आती है, सिविल सेवा भर्तियों से जुड़ी संबंधित 1854 के अंदर, ठीक है। और 1853 के एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो आपका सीओडी था, ठीक है, सीओडी था नहीं सॉरी बीओडी, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अंदर पहले होते थे सदस्य 24, टोटल 24 मेंबर होते थे, उनको घटा के अब 18 मेंबर कर दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्यों की संख्या थी, उस सदस्य संख्या को 24 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 सदस्य, ठीक है, समझ गए। और अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, मैंने आपको बताया कि 1833 के एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, उसकी पावर को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, ठीक है। जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसके कार्यों को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या है, विधायी कार्य, या आप कह लो विधायी शक्तियां, एक ही बात है। दूसरा है हमारा क्या, प्रशासनिक कार्य, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक कार्य, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अब जब ये आपका जो गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया था एक गवर्नर जनरल और प्लस में 4 सदस्य, इन दोनों को मिला के 5 सदस्यों की एक गवर्नर जनरल की परिषद का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, कब हुआ था, ये अभी लिखवाया है, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, 1833 के एक्ट के तहत, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, जब भी हमारा गवर्नर जनरल लॉ मेकिंग का काम करेगा, विधायी का मतलब ये होता है ना, विधायी कार्यों का मतलब लॉ मेकिंग के कार्य, कानून निर्माण के कार्य, तो जब भी हमारा गवर्नर जनरल विधायी कार्य करेगा, तो उन विधायी कार्यों को करने के लिए जो एक अलग से परिषद जो बन गई, उसको हमने क्या नाम दिया, विधान परिषद, विधान परिषद। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति जब लॉ मेकिंग के काम करेगी, कानून बनाने संबंधी काम करेगी, तो उसी परिषद को हम क्या बोल देंगे, क्या, विधान परिषद, ठीक है, समझ गए। और इस विधान परिषद के अंदर पहले मेंबर थे आपके 6, ठीक है, बाद में एक विधि सदस्य को भी जोड़ दिया गया था। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में थे एक तो गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर, ये बताया था ना मैंने आपको। फिर उसके अंदर एक सदस्य और जोड़ दिया गया, लॉ मिनिस्टर, टोटल हो गए 6। अब इन 6 में 6 सदस्य और जोड़ दिए गए, ठीक है। और अब क्या हो गया, जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 12, ठीक है। अभी 12 सदस्य क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के साथ मिलके एक विधान परिषद का निर्माण करेंगे, और यही संस्था जो आज 12 सदस्यों की इस एक्ट के तहत आई, ठीक है, इस एक्ट के तहत आई, यही आगे चल के लघु संसद के रूप में कार्य करने लगेगी, ठीक है, यही क्या करेगी, लघु संसद के रूप में कार्य करने लगेगी, ठीक है। दैट्स माय पॉइंट। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न एक्टों के माध्यम से धीरे धीरे संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। हम डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसी हुई वो क्लास भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड हमेशा हमको मालूम होना चाहिए, तो ये बैकग्राउंड ही तो है, ठीक है। अब जो ये लघु संसद, विधान परिषद, आगे आप जो आप देख रहे हो मैडम, एक विधान पालिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, वो कैसे आई, ऐसे ही आई धीरे धीरे,
डेवलपमेंट हुआ है किसी भी चीज का। जैसे बच्चा छोटा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऐसे ही भारत के संविधान का भी विकास हो रहा है यहाँ पे। तो ये 12 सदस्य अब एक लघु संसद के रूप में कार्य करने लग गए थे 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार, ठीक है, समझ गए आप। कोई हाँ एक पॉइंट और रहता है, एक पॉइंट और रहता है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रावधान था। वो क्या था? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, क्षेत्रीय या फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत, ठीक है, प्रतिनिधित्व की शुरुआत, ठीक है। अब ये क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत का सिद्धांत यहाँ पे अपनाया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले 6 मेंबर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर, फिर 6 और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए? 12। अब ये 6 आए कहां से ये देखते हैं, ठीक है। तो बंगाल, मुंबई, मद्रास, ठीक है, आगरा, यहां से एक एक सदस्यों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर स्थान दिया गया, ठीक है, समझ गए। तो वो 6 सदस्य ऐसे आए थे, बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा, यहां से उन 6 मेंबर को चुना गया था, ठीक है, समझ गए। तो 1853 एक्ट के सारे प्रावधान हमने मेनली कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिवोल्ट के ऊपर, ठीक है, ओके। थोड़ी सी मुश्किल है, कल के बाद तो बिल्कुल स्मूथ चलेगी आपकी क्लास।